मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? पिछली कुछ क्लासों में हमने गैसीय अवस्था के बारे में डिस्कशन किया था और कर रहे थे, और लास्ट क्लास में मैंने यूनिट कंप्लीट की थी। इस क्लास में मैं पिछली जो वर्षों में गैसियस अवस्था से, गैसियस स्टेट से क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा वन बाय वन। क्या पूछा गया है, क्या हमने किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सब कुछ कंप्लीट है। कुछ टॉपिक्स हैं जो देखेंगे, ठीक है? तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्या पूछा गया है, इस तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा, इस यूनिट का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? वन बाय वन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगठन संख्या एवं संगठन व्यास। क्या संगठन संख्या या संगठन व्यास? संगठन व्यास क्या होता है? देखो ध्यान से, संगठन व्यास जब दो अणु न्यूनतम पास होते हैं, जब दो परमाणु या अणु न्यूनतम पास होते हैं, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, तो उनके केंद्रों के मध्य की दूरी क्या है? संगठन व्यास कहलाती है, और उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और संगठन संख्या क्या है? संख्या देखो, दोबारा बोलो, देखो, संगठन संख्या, और इसे संगठन आवृत्ति भी कहा था, आवृत्ति भी कहा था। ये क्या होती है? प्रति सेकंड प्रति ml प्रति मिलीलीटर आयतन में प्रति सेकंड प्रति ml आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? प्रति सेकंड प्रति ml में होने वाली टक्करों की संख्या क्या है? टक्कर आवृत्ति, संगठन आवृत्ति, संगठन संख्या कहलाती है। और मैंने बताया था, जब दोनों अणु एक जैसे हों तो संगठन आवृत्ति को Z11 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और Z11 क्या होता है? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर सी बार। सी बार क्या है? औसत गति या औसत वेग। n स्टार क्या है? n स्टार है अणुओं की संख्या। n स्टार क्या है? अणुओं की संख्या। जब काइनेटिक्स में पढ़ते थे वहां क्या था? सक्रिय अणुओं की संख्या। यहां क्या है? अणुओं की संख्या है। सिग्मा क्या है? कोलिजन डायमीटर यानी संगठन व्यास। ये क्या है? सिग्मा कोलिजन डायमीटर, संगठन व्यास है। इस तरीके से जब दोनों अणु समान हो तो Z11 से संगठन संख्या, संगठन आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति को दिखाया जाता है। संगठन आवृत्ति क्लियर होगी? प्रति सेकंड प्रति ml आयतन में होने वाले टक्करों की संख्या। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है ओके, आणविक वेगों की गणना। गैसीय अणुओं के आणविक वेग। आणविक वेग क्या होता है? देखो ध्यान से, आणविक वेगों की गणना करनी है। वेगों की गणना। आणविक वेग कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक तो था C, जैसे कहा था वर्ग माध्य मूल वेग। एक था C बार और एक था अल्फा। C बार क्या है? औसत वेग, और अल्फा क्या है? प्रायिकतम वेग। C क्या होता है? 3RT/m, और C बार क्या है? 8RT/πm, और अल्फा क्या है? अल्फा है 2RT/m। जैसे हमने जो भी आणविक वेग लिखे थे उसमें सारा का सारा लिखना होगा, इसी तरीके से गणना है। क्लियर हो? आणविक वेगों की गणना हो जाएगी। एक और बात पूछी इसमें, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित गैसों का द्रवीकरण। गैसों के द्रवीकरण के बारे में तो हमने चर्चा की थी, लेकिन जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं की। सिलेबस का पार्ट नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया।
तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। टेंशन ना लें कि भाई ये नहीं करवाया वो नहीं कर, सब कुछ करवाऊंगा, जूल थॉमसन प्रभाव भी करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। गैसों का द्रवीकरण, जब गैसों को क्रांतिक दाब से नीचे रखा जाता है तो एक निश्चित न्यूनतम दाब लगाने पर उन्हें दाब में परिवर्तित किया जाए। यानी दाब लगाने, ताप कहाँ, क्रांतिक ताप से नीचे, ताप कहाँ है, क्रांतिक ताप से नीचे। अब उस स्थिति में दाब लगाने पर गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ये गैसों का द्रवीकरण, जूल थॉमसन प्रभाव देख लेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वान डेर वाल समीकरण क्या है। वान डेर वाल समीकरण क्या है और इसका आदर्श व्यवहार, आदर्श समीकरण द्वारा, एक मिनट, वान डेर वाल समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या, कि जो आदर्श गैसें होती हैं वो आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसें होती हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन कैसे दर्शाते हैं, इस बात की व्याख्या करनी वान डेर वाल समीकरण से। इस बात की व्याख्या भी हमने की थी। अब वान डेर वाल समीकरण क्या है, वान डेर वाल समीकरण का व्युत्पन्न भी, और वान डेर वाल समीकरण तो हमें पता है P + A n² v², v - nv = nRT। अब क्या क्या था वान डेर वाल समीकरण के व्युत्पन्न को निकालने के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यानी अणुगतिक सिद्धांत में दो सबसे बड़ी कमियां थी। कमियां क्या थी, एक तो वह गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य कर रहा था। यह सिद्धांत गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य कर रहा था, जो कि अधिक दाब पर, यानी दाब अधिक होने पर नगण्य नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी क्या थी, ये थी। और दूसरी कमी थी क्या, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होते। इन्हीं दो कमियों के आधार पर वान डेर वाल ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, उनमें क्या कुछ परिवर्तन, संशोधन किए। एक था पहला आयतन संशोधन, दूसरा था दाब संशोधन, आयतन संशोधन और दाब संशोधन। और आयतन संशोधन क्या था, V - nv = vi, और इसी तरीके से P + A n² v² क्या था, Pi के इक्वल आया। ठीक है, ये आयतन संशोधन था, ये दाब संशोधन था। एक्सप्लेन किया था पूरी अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा वान डेर वाल समीकरण। आदर्श व्यवहार से विचलन एक्सप्लेन कर देंगे, बताया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 गैस के वान डेर वाल स्थिरांक निम्न है। ध्यान से सुनना, क्या उसने कहा है, CO2 गैस के लिए वान डेर वाल स्थिरांक A और B ये हैं, A और B दिए हुए हैं, और उसने कहा है क्रांतिक स्थिरांकों की गणना। क्रांतिक स्थिरांक कौन कौन से हैं, उसने कहा है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन की गणना करनी है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। A और B का मान दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है A एंड B का मान, कुछ भी दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करना है, TC ज्ञात करना है, TC ज्ञात करना है और VC ज्ञात करना है। VC क्या होता है 3B, PC क्या होता है A/27B², और TC क्या होता है 8/27RB। ये होता है। अब देखो A दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, R कितना लेना है, R लेना है, R 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये लेना है। R की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी क्या, PC, VC और TC की। क्लियर, ये क्या है, क्रांतिक स्थिरांक है, क्रांतिक दाब, आयतन। ठीक है, सब कुछ निकाल लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसों के अणु के गति सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, गैसों का अणु गति सिद्धांत क्या है, हमने बताया था गैस को छोटे अणुओं के रूप में माना गया है। उनका आयतन यानी गैस के अणुओं का कुल आयतन सभी गैस के द्वारा
घेरे गए कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इनके बीच में टक्करें क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं। टक्करें क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती है, ना तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करते हैं, यानी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, और ये पात्र की दीवारों पर एक बल लगाती है। इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। ऐसे पॉइंट्स हैं 7-8। तो गैसों के अनुगति सिद्धांत हो गया, और उसके बाद साथ में है व्युत्पन्न, समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। हमने सब व्युत्पन्न के लिए क्या क्या था कि हम एक बॉक्स लेंगे घनाकार, कैसा, घन आकार, जिसकी सारी दीवारें, सारे फलक बराबर हो, या मैं ऐसा कहता हूं जिसकी एक भुजा की लंबाई L हो, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान है। तो वो कितने वेग से, vx वेग से गति कर रहा है। किस अक्ष पर, x अक्ष पर माना था पहले। तो टक्कर से पहले संवेग क्या है, mvx। टक्कर के बाद क्या होगा, क्योंकि जो संवेग है वो कैसी राशि है, वेक्टर है, यानी सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो टक्कर से पहले जो संवेग होगा, टक्कर के बाद क्या होगा, ऑपोजिट, यानी उसके विपरीत दिशा में जाएगा, तो -mvx बताएंगे टक्कर के बाद संवेग। कुल संवेग वो mvx। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या निकालेंगे, फिर कुल मिला के हमारे पास प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 2mvx² अपॉन L हो जाएगा। इसी तरीके से y अक्ष पर, इसी तरीके से z अक्ष पर, जबकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है कि किसी जगह, किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल, किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल ही क्या है, दाब है, या इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल P = F/A क्या होता है, दाब होता है। दाब रख देंगे समीकरण में, रख देंगे P = F हमारे पास आ गया। और A क्या है, क्षेत्र। देखो कितने फलक हैं, पात्र के कितने फलक हैं, कितनी दीवारें हैं, 6। तो 6 का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कितने फलक है, 6। एक फलक का क्षेत्रफल क्या है, L², क्योंकि लंबाई तो हमने L ही ली है ना, तो 6L² हो जाएगा 6 फलकों का क्षेत्रफल आंतरिक। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, PV = 1/3 mnv², या V को ऐसे लिख सकता हूं PV = 1/3 mnc²। V को सिर्फ C लिखा है, जहां वेग है ये भी वेग है। इस V को इस V से अलग करने के लिए इसे मैं mnc² लिखता हूं। V क्या है, आयतन है, ये दाब है, m क्या है, भार है, n क्या है, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल CO2 का आयतन, क्या कहा है, T दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, मोल दिए हैं 1 मोल गैस का आयतन दिया है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर दिया है। तो दाब पूछा है। अब उसने पूछा दाब 2 तरीके से, एक तो निकाल आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से वो क्या होता है, PV = nRT, यानी P = nRT/V कर देंगे। दूसरा कहा है वान डेर वाल्स समीकरण से भी दाब निकालना। अब वान डेर वाल्स समीकरण से दाब कैसे निकालेंगे, P + AN²/V², V - NV = nRT। n तो 1 है, ध्यान देना। देखो मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। P निकालने के लिए पहले क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा P + A, n तो 1 है, तो an रहने दो, n²/V², ठीक है। V - NV क्या होगा, V - NV क्या हो जाएगा, nRT/V - NV कर देंगे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, P, तो P को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, P = nRT/V - NV। अब ये टर्म इसको यहां ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, -AN²/V²। इस तरीके से मेरे पास दाब का मान आ जाएगा, दाब का मान निकाला जा सकता है। बात क्लियर।
बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट जरूर चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन इतना स्लो नहीं, सारी चीजें बिल्कुल स्लो पड़ी हैं। बहुत छोटी यूनिट थी, बहुत टाइम लगा है पढ़ने में, लेकिन वजह है क्योंकि सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहां से मुझे फी मिल जाएगा, फी मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, वैन डर वाल गैस समीकरण के समतापी वक्र देखे थे हमने। वैन डर वाल के समतापी वक्र कैसे बने थे, ऐसे बने थे। ये कितने 15 डिग्री सेल्सियस पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये 31 डिग्री सेल्सियस पर, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे बने थे। लहरदार लहरदार बने थे यहां से यहां तक। ये क्या है, वैन डर वाल के समतापी वक्र है, पीवी समतापी वक्र वैन डर वाल समीकरण से ऐसे होते हैं। पढ़ाए तो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था का सातत्य यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट हमने जब क्रिटिकल फिनोमिनन्स देखे थे, ध्यान से देखना, या पीवी समतापी वक्र देखा था। वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र कैसे होते हैं, ऐसे कुछ बना था। ठीक है, ऐसे यहां से यहां तक इसे H I J K कहा था। I से J तक जो दोनों अवस्थाएं द्रव और ठोस, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। यानी दोनों अवस्थाएं सामने में होती हैं, यानी ये पता नहीं लगता कौन सी कहां स्टार्ट हो रही है, कौन सी कहां खत्म हो रही है। यानी इक्विलिब्रियम, यानी दोनों अवस्था में एक सततता है, निरंतरता है, इसी अवस्था का सातत्य कहा था। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने यहां से यहां तक। ठीक है, एक लेक्चर दिया था पूरा अवस्था का सातत्य और वैन डर वाल को समझाने के लिए, जबकि पीवी समतापी वक्र को भी एक पूरे लेक्चर में समझाया था। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लिया है समझाने के लिए, तो कोऑपरेट करें कि ऐसा मत सोचें कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ा रहा है और बिल्कुल स्लोली पढ़ा है। इसके बीच में P वर्सेस B के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ध्यान से सुनना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो वितरण नियम था उसका प्रायोगिक सत्यापन, नियम था उसका क्या है, प्रायोगिक सत्यापन। किस विधि द्वारा, लैम्बर्ट विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, लैम्बर्ट विधि द्वारा सत्यापन है। ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन पिछले साल, कौन से साल में, 2017 में शायद, हाँ 2017 में पूछा गया है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये डिस्कस नहीं करवा, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करवा दूंगा क्योंकि पिछली बार या पिछले सालों में पूछा गया है, दैट्स इट। इसलिए मैं चर्चा करूंगा, टेंशन ना लें, जो भी टॉपिक छूटेंगे सब कुछ डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये हम देख लेंगे। दो टॉपिक हो गए, ये तो जूल थॉमसन इफेक्ट, तो एक ये दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने कहा है वैन डर वाल समीकरण की सीमाएं बताइए। वैन डर वाल के समीकरण की सीमाएं क्या है, देखो देखो ध्यान से। वैन डर वाल कुछ चर्चा करूंगा। जो RTC अपॉन PCVC है वो क्या होता है, 8/3 होता है, या मैं PCVC अपॉन RTC करूं 3/8। इनका अनुपात 8/3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी गैसों के लिए नहीं होता। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल RTC अपॉन PCVC किसी गैस के लिए निश्चित मतलब TC पर जो अनुपात है RTC अपॉन PCVC का वो स्थिर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 8/3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कमी थी। दूसरा VC अपॉन B
इक्वल टू 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी कई गैसों के लिए नहीं होता। इसकी वजह को वान डेर वाल नहीं समझा पाया, ये वान डेर वाल की कमी थी। दूसरी या तीसरी कमी क्या थी? वान डेर वाल के दो स्थिरांक थे ए और बी। यदि स्थिरांक हैं तो वो गैस की प्रकृति और ताप दाब से कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये कमी थी कि वान डेर वाल स्थिरांक नहीं होने चाहिए थे। यदि स्थिरांक हैं तो परिवर्तित नहीं होने चाहिए थे, या तो स्थिरांक मत कहो, स्थिरांक हैं तो स्थिरांक यानी स्थिर रहने चाहिए, ताप दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन परिवर्तित होते हैं। सबसे बड़ी कमी यह भी थी। ठीक है, ये स्थिरांक नहीं है, ताप दाब से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणुओं के 170 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल की गणना करो। देखो क्या कहा है, उसने कहा है C वर्ग माध्य मूल वेग। C क्या होता है? 3RT/m ये होता है। अब किसके लिए? H2 के लिए। H2 के लिए m कितना होगा? 2 होगा। देखो m यानी भार, मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार, आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। और T दिया हुआ है 170 डिग्री सेल्सियस। इसको कितने में केल्विन में लेंगे तो 170 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 443 केल्विन। 170 प्लस 273, ठीक है, इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना? अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, 443 केल्विन टेम्परेचर रखना है और मुझे C मिल जाएगा। R क्या लेना है? R लेना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू रखनी है तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कर सकते हैं ना वर्ग माध्य मूल 3RT फॉर्मूला है, सब कुछ दिया हुआ है, रखेंगे और मेरे पास वेग मिल जाएगा। उसके बाद है जूल थॉमसन प्रभाव दोबारा पूछा गया है और इसकी चर्चा हम कर लेंगे, टेंशन ना लें कि भाई क्या है ना, गैसों के द्रवीकरण में है ये जूल थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का द्रवीकरण आसान है, करवाया है। ताप को कहां ले जाना है? क्रांतिक ताप से नीचे, फिर दाब को लगाया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है, गैसें द्रवित हो जाती है। क्रांतिक परिघटना से आप क्या समझते हैं? क्रांतिक परिघटनाएं क्या होती हैं? जब ताप व दाब को बढ़ाया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है, ताप को घटाया जाता है तो अणु पास पास आने लगते हैं। तो ताप की ऐसी स्थिति पर जिससे ताप ऊपर हो, ताप की निश्चित यानी एक निश्चित ताप पर यदि उससे ताप अधिक रखा जाए, निश्चित ताप से अधिक ताप रखा जाए, दाब को कितना ही बढ़ाया जाए, द्रवीकरण नहीं होता, तो वह ताप क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। उस क्रांतिक ताप पर लगाया गया न्यूनतम दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थिति में 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। ये क्या है? क्रांतिक परिघटनाएं हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पूछा है वान डेर वाल समीकरण द्वारा क्रांतिक स्थिरांकों के मान। वान डेर वाल समीकरण से हमने क्रांतिक स्थिरांकों की गणना की थी, या क्रांतिक स्थिरांकों का वान डेर वाल स्थिरांकों में संबंध क्या था? कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे। अरे समीकरण क्या थी? P + a n² v - nb = nRT। पहले तो 1 मोल के लिए क्या इक्वेशन है? 1 मोल के लिए P + a/v² v - b = RT। क्या करना है? इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। बेसिक मैथमेटिक्स है, 10वीं तक मैथ पढ़ी है तो भी कर लोगे, है ना? इनको यहां मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना और क्या करना है? v² p से मल्टीप्लाई करना। जो भी चीज आएगी
मल्टीप्लाई करने के बाद, v स्क्वायर अपन p से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे रीअरेंज कर लेंगे और उसका कंपैरिजन कर देंगे कहां से, v c माइनस v, यानी vc माइनस या v माइनस vc इक्वल टू 0, और इसका फिर क्यूब कर देंगे, जिसको ओपन करेंगे तो उस इक्वेशन से इसको क्या करेंगे, यहाँ जो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो क्या आ जाएंगे, कुछ समीकरण आएंगे, उनकी फिर तुलना करने पर हमारे पास PC, VC और TC के मान आ जाएंगे। और वो क्या हैं, PC, VC, TC के मान देखो, PC क्या है, PC है a/27 b स्क्वायर, VC क्या है 3b, TC क्या है 8a/27 rb, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर पर किस तापक्रम पर SO2 के वर्ग माध्य मूल वेग का मान O2 के 300 केल्विन पर प्रायिकता वेग के बराबर होता है। थोड़ा समझो, टेम्परेचर पूछा है किसके लिए, O2 के लिए, SO2 के लिए, SO2 के लिए जिसका RMS यानी वर्ग माध्य मूल RMS वेग किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखना, RMS किसके इक्वल होता है, 300 केल्विन पर O2 के 300 केल्विन पर O2 के प्रायिकतम वेग, यानी किसके इक्वल होता है, प्रायिकतम वेग के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना, SO2 का वर्ग माध्य मूल वेग, SO2 का वर्ग माध्य मूल वेग 300 केल्विन पर O2 के प्रायिकतम वेग के इक्वल होता है। यानी किस टेम्परेचर पर यह इसका वेग इसके इक्वल होगा, वेग भी कौन सा, इसका RMS लिया है, इसका प्रायिकतम वेग लिया है। ध्यान से सुनना, इसको मैं T1 नाम दे दूं, इसको T2 नाम दे दूं, क्लियर, ध्यान से। तो देखो RMS क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से 3RT अपॉन m अंडर रूट। इसके लिए देख रहा हूं तो मैं इसे T1 कहूंगा और इसे अल्फा कहूंगा, प्रायिकता वेग क्या होता है, अल्फा होता है, और वो होता है 2RT अपॉन m अंडर रूट, और इसे T2 कह रहा हूं। अब यहाँ m क्या है, m SO2 का भार है और ये क्या है, O2 का भार है। तो देखो दोनों को मैं क्या कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं, ध्यान से बराबर कह रहा हूं। देखो तो मैं लिखूंगा 3RT1 अपॉन mSO2, यानी SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, आणविक भार कितना है, कितना होता है, देखो O2 का कितना 32 है, सल्फर है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 16 और आणविक भार 32, तो 32 प्लस 32 कितना है 64, तो मैं लिखूंगा RT1 अपॉन 64 इक्वल टू किसके है 2RT 2RT2 अपॉन T2 दिया हुआ है, तो यहां लिख दो 300 केल्विन, देखो ध्यान से, और O2 का भार 32 होता है, हम जानते हैं, इसका अंडर रूट, ध्यान से अंडर रूट हट जाएगा, अरे ये तो बचेगा 2RT1 अपॉन 64 बराबर 2R मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन 32, देखो 32 से ये काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार कट जाएगा, देखो यहाँ R है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से यहां देखो 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए T1 चाहिए, तो देखो T1 क्या कैसे लिख सकता हूं, T1 इक्वल टू, देखो यहां 3T1 बचा है, तो 3T1 अपॉन 2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो इधर 2 2 4 गुणा 300 तो कटा ही नहीं है,
ठीक है, अपॉन यहां से क्या हो जाता 3, 3 ये बटे में चला गया, तो जो भी T1 का मान आएगा यहां से वो T1 का मान आएगा, जो भी होगा उस ताप पर O2 का RMS और 300 केल्विन पर, सॉरी एक मिनट रिपीट कर रहा हूं, उस ताप पर SO2 का RMS और 300 केल्विन पर O2 का प्रायिकतम वेग बराबर होगा। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इरेज करता हूं, समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोल्व करना है। वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मैंने बताया था 2 प्रकार का संशोधन करेंगे, ताप संशोधन, आयतन संशोधन। कैसे कैसे करेंगे वो मैंने वजह बताई थी, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन है 427 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 अणुओं के वर्ग माध्य मूल औसत वेग तथा प्रायिकतम वेग की गणना करना बहुत आसान है। उसने टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर क्या है 427, कितना दिया है 427 दिया है, तो 427 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, केल्विन में 273 जोड़ोगे तो क्या होगा 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, ओ सॉरी केल्विन, 700 केल्विन। और मास मॉलिक्यूलर वेट क्या है SO2 का 64। अब देखो C हमें पता है 3RT अपॉन M, यहां से C आ जाएगा, C बार 8RT अपॉन पाई, यहां से क्या आ जाएगा C बार आ जाएगा, अल्फा, अल्फा क्या है 2RT अपॉन M, यहां से मुझे अल्फा आ जाएगा। देखो वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग, प्रायिकता वेग तीनों गणना की जा सकती है, सब कुछ दिया हुआ है। R क्या है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान डेर वाल समीकरण द्वारा समानीत अवस्था समीकरण का व्युत्पन्न किया था हमने, कर सकते हैं। और संगत अवस्था समीकरण का, संगत अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्था नियम तथा इसकी सार्थकता, संगत अवस्था का नियम क्या है और इसकी सार्थकता, एक चीज जो हमने नहीं की है, संगत अवस्था नियम की सार्थकता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा पेशेंस रखें, मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, क्या हमसे छूटा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्या चीजें एक्स्ट्रा पूछी गई हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, समानीत अवस्था समीकरण हमने निकाली थी, ओके। उसके बाद है बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मोल अमोनिया गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पर यानी 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर, और आयतन दिया हुआ है 5 लीटर। 300 केल्विन का मतलब T, 5 लीटर यानी 5 लीटर यानी V, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 1 मोल है, 1 मोल यानी 1 मोल क्या है N है। अब यहां उसने कहा दाब बता, प्रेशर बता, निकाल सकते हैं PV इक्वल टू nRT, और उसने ये वो कहा है कि भाई आदर्श गैस समीकरण से भी दाब निकाल के बता, तो दोनों को निकाल सकते हैं, दोनों समीकरण अभी बताया था, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, दूसरे तरीके से सवाल पूछा गया था, सवाल यही था। N मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण पूछिए, लिख दोगे। गैस का क्रांतिक ताप व दाब क्या होता है, गैस का क्रांतिक ताप व दाब, देखो क्रांतिक ताप TC 8A अपॉन 27 RB, PC क्या है A अपॉन 27 B स्क्वायर, और BC क्या है 3B, BC क्या है 3B, कर लेंगे, ठीक है।
गैस का क्रांतिक ताप पदार्थ क्या होता है, एक्सप्लेन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे। गैस का वर्ग माध्य मूल औसत वेग अधिकतम प्रायिकता वेग का सूत्र लिखा हुआ है, लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा किसी ताप पर SO2 गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल, SO2 गैस यानी किस ताप पर SO2 गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल 27 डिग्री सेल्सियस पर O2 गैस के अणु के औसत वेग के बराबर होता है। ऐसा ही क्वेश्चन है। SO2 दिया है, SO2 के लिए टेम्परेचर ज्ञात करना है और उस टेम्परेचर पर क्या दिया है, RMS वेग किसके बराबर होगा, O2 के 27 डिग्री सेल्सियस यानी अगेन क्या होगा T 300 केल्विन पर क्या है, अब औसत वेग दिया है। जब क्या था प्रायिकतम वेग था, अब औसत वेग दिया है। दोनों को क्या करेंगे, औसत वेग और RMS वेग क्या है, बराबर है, बराबर रख देंगे। एक दिया है T, दूसरा नहीं दिया है, ज्ञात कर लेंगे। इतना थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की बात है, क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज हमारे समझ में आ जाए। यदि पढ़ा है तो आप कर दोगे आंसर, यदि नहीं पढ़ा है चाहे समझ में आए चाहे मत आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि RTC अपॉन PCVC इक्वल टू 8/3 होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, RTC अपॉन PCVC 8/3 होता है, ये सिद्ध करना है। देखो R अपने पास है ही, TC PC और VC, देखो TC PC VC सबके मान इस समीकरण में रखूंगा और सिद्ध करूंगा कि ये 8/3 होता है। दैट्स इट। ठीक है, ओके। हम जानते हैं TC PC VC क्या है। प्रायिकता वेग, वर्ग माध्य मूल और औसत वेग से आप क्या समझते हैं, बता देंगे क्या समझते हैं। ठीक है, ये परस्पर किस प्रकार संबंध, यानी इनमें संबंध क्या होता है। संबंध लिखा था, बिल्कुल लिखा था हमने, क्या संबंध होता है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। CO2 के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक A कुछ दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है। गैस के क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करो। ध्यान से सुनना, क्या कहा है, ध्यान से ओके। उसने कहा A कुछ दिया हुआ है, B भी कुछ दिया हुआ है, A और B दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं लिटरली क्या है। एक है 3.6 ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू और 4.28 into 10⁻⁻² लीटर मोल इनवर्स, लीटर पर मोल। ठीक है, अब उसने कहा TC PC VC के मान ज्ञात करो। आसान है, TC PC VC अभी इरेज किए हैं, मान सभी लिखे हुए थे बोर्ड पे, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। R दिया हुआ है, R भी मेंशन है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, आसान है। सिर्फ 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे और यूनिट तो हुई कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ चीजें एडिशन में होती हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। जैसे गैसों का द्रवीकरण है, अब उसने इतना कितना मेंशन किया, उसने ये मेंशन नहीं किया कि इसमें जूल थॉमसन प्रभाव है या नहीं है, तो वो दे देता है एग्जाम में, बच्चे कई बार नहीं पढ़ते हैं। तो चीजें हम देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन।